हमारे सम्मानित प्रधानगण, हमारे एडीओ साहब, प्रधान प्रतिनिधिगण, हमारी पंचायत सहायक और सभी सम्मानित मंचासीन और कांदा देहातवासी, सबसे पहले तो थोड़ा मैं परिचय दूंगा अपने बारे में। मेरा जो मूल पद है, मूल अधिकारी, मैं जिला दिव्यांग कल्याण, दिव्यांग यानी विकलांग, पहले विकलांग बोला जाता था, अब दिव्यांग बोला जाता है। मैं जिला दिव्यांग कल्याण अधिकारी शामली, मेरा नाम अंशुल चौहान। मेरा मूल विभाग दिव्यांगजनों का है, जो अपाहिज लोग होते हैं जी। फिर डीपीओ का भी चार्ज देखा मैंने, महिला कल्याण विभाग का, और अब ये जो वीडियो का चार्ज है मेरे पास आया है हाल फिलहाल में। आज मेरा पहला दिन है और मैं खुश नसीब हूँ कि आज पहली बार कांगड़ा देहात में मुझे चौपाल करने का अवसर मिला। तो मैं आपको, एक तो समाज कल्याण में हमारी बहुत सारी योजनाएं हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, और उनके बारे में थोड़ा आपको कम पता होता है, जिसकी वजह से दिक्कतें आती हैं। एक हमारी 3 प्रकार की पेंशन होती है, दिव्यांग पेंशन, वृद्ध पेंशन, विडो पेंशन। इन पेंशन में आवेदन तो आप लोग सब कर देते हैं, लेकिन फिर दिक्कत आती है, पेंशन नहीं आती। वो किस वजह से नहीं आती, उसका एक मेन कारण बताऊंगा मैं। देखो होता क्या है, पहले ऑनलाइन आवेदन नहीं होता था, ऑफलाइन आवेदन होता था। फिर उसमें कुछ लोगों ने, समाज में हर तरीके के लोग होते हैं, चाहते हैं कि हमें गलत फायदा मिल जाए, 2 बार आवेदन कर देते थे। तो सरकार ने क्या किया, एक निर्णय लिया कि जितनी भी पेंशन है उनको आधार से जोड़ दो। एक ही पेंशन एक आधार से जुड़ पाएगी, क्योंकि आधार की जो डिजिट होती है वो हमेशा एक ही रहती है। उसमें खाता उसमें आपका नाम बदल जाएगा, एड्रेस बदल जाएगा, लेकिन कभी भी आधार संख्या बदलेगी नहीं। तो उसमें फर्जीवाड़े को रोकने के लिए पेंशन जितनी भी थी उनको आधार से जोड़ा गया। तो उसमें जितनी भी फर्जी पेंशन थी वो अलग हो गई। तो ऐसा करने के लिए पिछले 2 साल से केवाईसी कराई जा रही है, और जिसकी केवाईसी हो जाएगी उसी की पेंशन आएगी। तो हमारे जनपद में अभी भी कुछ पेंशन ऐसी हैं जिनकी केवाईसी नहीं हुई। दिव्यांग पेंशन में तो लगभग सभी की केवाईसी हो गई, विडो पेंशन में भी हो गई, लेकिन जो हमारा समाज कल्याण विभाग है, जहाँ वृद्ध पेंशन बनती है, उसमें बहुत सारी केवाईसी बची हुई है। तो आपके आसपास कोई वृद्ध हो और उनकी पेंशन न आ रही हो, तो उसे इस बारे में अवगत करो कि अपनी केवाईसी दिखवा लो, केवाईसी आपकी हुई है या नहीं हुई। और ये उसको कहाँ पता चलेगा, बड़ी नहर जो है हमारी शामली में, वहाँ विकास भवन है, समाज कल्याण का दफ्तर है, उसका वहीं पता चलेगा, और वहीं विभाग वाले उसकी केवाईसी करेंगे, और केवाईसी होने के बाद पेंशन आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, एक वृद्ध पेंशन में एक नई चीज हो रही है, एनपीसीआई। उसका नाम थोड़ा सा ये इस तरीके का, आपकी उसमें कभी ध्यान न रहे, ये बैंक में जाकर आपको बोल देना है कि हमारी एनपीसीआई कर दो और पेंशन शुरू हो जाएगी। तो वृद्ध पेंशन में केवाईसी और एनपीसीआई होनी भी जरूरी है, तभी उनकी पेंशन आएगी। 2 मुख्य बात है ये, एनपीसीआई और केवाईसी। अगर किसी की न हो रही तो वृद्ध करा ले। अच्छा, एक मैं और चीज बताता हूँ, अगर किसी ने आवेदन किसी पेंशन का किया है तो फिर वह 2 बार आवेदन नहीं कर पाएगा, एक बार में एक ही पेंशन का लाभ मिलता है। ऐसा भी नहीं किसी ने वृद्ध पेंशन का आवेदन किया है और फिर वो विडो पेंशन का भी आवेदन कर ले। हमारी बहुत सी वृद्ध लेडी होती हैं, उनकी वृद्ध पेंशन आ रही होती है, और फिर वो विडो हो गई यानी विधवा हो गई, फिर वे विधवा पेंशन का भी फार्म भरना चाहते हैं। तो ऐसे फार्म बिल्कुल ना भरो। अगर कोई वृद्ध पेंशन का ही लाभ ले रहा है तो उनको एक ही लाभ मिलेगा, अगर कोई विडो है तो उनको विडो का ही लाभ मिलेगा। 2 पेंशन का लाभ एक साथ नहीं लिया जा सकता, इस बात का ध्यान रखो। और जो हमारी तीनों पेंशन है, इनमें कुछ कॉमन चीजें होती हैं। आवेदन के लिए आपको वो सब चीजें तैयार करनी होगी। नंबर 1 तो आधार कार्ड, अगर कोई दिव्यांग है उसको भी पेंशन के लिए आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। जो हमारी वृद्ध हैं उनको भी आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, और जो हमारी विडो लेडी है उनको भी आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। एक हो गया बैंक खाता, तीनों पेंशन में बैंक खाते की भी जरूरत पड़ती है, जिसकी पेंशन आनी होती है। बैंक खाता खुलवाते समय आप एक ध्यान रखो, सिंगल खाता हो, ज्वाइंट ना हो किसी के साथ। जैसे मान के चलिए कोई वृद्ध लेडी है और वह अपना आवेदन करवाना चाहती है, बेटे के साथ ज्वाइंट हो, वो नहीं होना चाहिए, सिंगल खाता होना चाहिए। अगर ज्वाइंट खाता करवाओगे तो आवेदन अटक जाएगा और फिर पेंशन नहीं आएगी। और एक बार गलत आवेदन हो गया फिर बहुत समस्या आती है। पहले ये सुविधा थी कि 2 बार आप आवेदन कर दोगे, लेकिन एक आधार कार्ड से एक बार ही आवेदन होता है, और फिर उसमें एडिट होने में सालों साल लग जाते हैं। तो अब जब आवेदन कर रहे हो तो सही डॉक्यूमेंट के साथ आवेदन करो, नहीं तो फिर मामला अटकते ही बहुत दिन हो जाते हैं। तो सिंगल खाता हो, ज्वाइंट किसी के साथ न हो। तीसरी चीज, आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपको दिव्यांग पेंशन बनवानी है किसी की, तो दिव्यांग के जो परिवार की वार्षिक आय है वो 46,080 रुपया, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 40,000 मतलब साल भर में 40,000 उनके पूरे परिवार की आमदनी हो, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
शहरी क्षेत्र में 56,000 है, लेकिन चूंकि कांदला देहात तो ग्रामीण क्षेत्र में आता है, तो यहाँ अगर किसी दिव्यांग की पेंशन आप बनवाएंगे तो उसको बताइए कि साल भर से ज्यादा की आमदनी अगर आपकी है तो फार्म नहीं भरोगे, 40,000 से कम की है तो फार्म भरोगे। विडो पेंशन में 2 लाख की आय सीमा, यानी जो विडो लेडी है उनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, आवेदन हो जाएगा। वृद्ध पेंशन में 46,000 वाली शर्त लागू है। वृद्ध पेंशन और दिव्यांग पेंशन में दोनों एक समान शर्त है। विडो पेंशन में 2 लाख की आय सीमा है। अच्छा, अब ये बात आती है कि ये आय प्रमाण पत्र किसके नाम हुई, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसके पिता के नाम आय प्रमाण पत्र बनेगा। उसका पिता मजदूरी करता है, जैसे भी जो भी है, जब यहाँ आय प्रमाण पत्र बनवाने जन सेवा केंद्र पे जाएगा तो उसके पिता का आय प्रमाण पत्र उसकी पेंशन में लगेगा। अगर दिव्यांग की शादी हो गई तो दिव्यांग का खुद का आय प्रमाण पत्र लगेगा, फिर पिता का नहीं लगेगा, फिर उसका खुद का आय प्रमाण पत्र बनेगा। बहुत सारे दिव्यांग भाई बहनें पूछते रहते हैं जी मैं अपना आय प्रमाण पत्र लगाऊं या अपने पिता का लगाऊं। अगर शादी हो गई उसकी तो खुद का लगेगा, शादी नहीं हुई तो पिता का लगेगा, और अगर उसका पिता नहीं है तो फिर माता का लगेगा। अगर शादी नहीं हुई और पिता की मृत्यु हो गई तो फिर माता का प्रमाण पत्र लगेगा। अच्छा, कोई दिव्यांग लड़की है और उसकी शादी हो गई तो उसके पति का आय प्रमाण पत्र लगेगा, और अगर पति की मृत्यु हो गई है तो उसको खुद का लगेगा। अच्छा, वृद्ध पेंशन में बताऊंगा मैं आपको। वृद्ध पेंशन में बहुत बार क्या होते हैं, अपने बेटों का बच्चों का फॉर्म आवेदन को लगा देते हैं, आय प्रमाण पत्र वो नहीं लगेगा। वृद्ध आदमी का खुद का आय प्रमाण पत्र लगेगा, जैसे कोई बाबा जी है उनका खुद का आय प्रमाण पत्र उसमें लगेगा, तभी फार्म एक्सेप्ट होगा। अगर उसमें गलत आय प्रमाण पत्र लगा दिया तो फार्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगर कोई वृद्ध लेडी है तो उसके पति का आय प्रमाण पत्र लगेगा, अगर उसके पति की मृत्यु हो गई है तो खुद का लगेगा। और जो हमारी विडो पेंशन यानी विधवा पेंशन है, विधवा औरत का ही हमेशा आय प्रमाण पत्र लगता है, ये बात जान लीजिए। तो हमारा जो आय प्रमाण पत्र होगा उसकी आय सीमा भी मैंने बताई, और वो किसके नाम बनेगा ये भी मैंने बताया। एक तीसरी चीज है, ये किस उम्र में बनती है। बहुत से हमारे वृद्ध लोग कहते रहते हैं कि हमें पेंशन बनवानी है, हमारी कब बनेगी। जब 60 साल से ऊपर हो जाए, ऊपर यानी 61वें साल में कोई वृद्ध लग गया तो उसकी वृद्ध पेंशन बनेगी, यानी 61 साल में या इससे ऊपर उसकी उम्र हो गई है। विडो पेंशन में जब उसकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि 18 साल से पहले तो शादी नहीं होती, वैधानिक रूप से किसी भी लड़की की शादी नहीं हो सकती जब तक वह 18 साल की नहीं हुई, यानी 19वें साल में लग गई। दिव्यांग पेंशन भी तभी बनेगी जब दिव्यांग 19वें साल में लग गया हो या 19 से ऊपर कोई भी उसकी उम्र हो, और तीनों पेंशन में से किसी एक पेंशन में कोई आवेदन कर पाएगा। ऐसे नहीं कोई दिव्यांग लड़की है और वो विडो भी है, दोनों में फार्म भर दे, नहीं, एक में फार्म भरे जाएगा, क्योंकि सभी में एक समान धनराशि मिलती है। तीनों पेंशन में प्रति महीना 1,000 रुपया आता है, और ये लगातार नहीं आता, ये 3-3 महीने के अंतराल से 3,000 साल में 4 बार आते हैं। तो ये तो पेंशन के बारे में चीजें हुई। एक दिव्यांग पेंशन में दिव्यांग प्रमाण पत्र भी लगता है। अगर किसी दिव्यांग भाई बहन का दिव्यांग प्रमाण पत्र नहीं है तो आप उसे बताओ कि सोमवार के दिन बड़ी नहर पर जाएं, वहाँ एक कैंप लगता है, वहाँ बहुत सारे डॉक्टर बैठते हैं, आंख के डॉक्टर, कान के डॉक्टर, हाथ पैर के हड्डियों के डॉक्टर बैठते हैं। वो मरीज को देखेंगे और जिस कैटेगरी का दिव्यांग होगा उसी कैटेगरी का डॉक्टर साइन करेगा और आपको दिव्यांग प्रमाण पत्र दिव्यांग को दे देगा। तो दिव्यांग प्रमाण पत्र भी जरूरी होता है दिव्यांग पेंशन में। एक जो विडो पेंशन है उसमें होगा पति का मृत्यु प्रमाण पत्र आवश्यक। पति का मृत्यु प्रमाण पत्र अगर किसी के पास नहीं है तो आवेदन नहीं हो पाएगा उसमें। और जो हमारी वृद्ध पेंशन है उसमें या तो राशन कार्ड की कॉपी हो या एक परिवार रजिस्टर की नकल होती है, वो आवश्यक होगा। तो ये हमारे 4-5 डॉक्यूमेंट हैं, इन्हें ले जाकर जन सेवा केंद्र पर जाना होगा, आवेदन करना होगा, और आवेदन के बाद जो हार्ड कॉपी आएगी और जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उन पर वृद्ध का, दिव्यांग का अंगूठा या हस्ताक्षर करके ब्लॉक में जमा करा देना होगा। तो पेंशन 3-4 महीने बाद शुरू हो जाएगी। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, आपने आवेदन करा दिया लेकिन पेंशन शुरू उठाना संभव भी नहीं होता, कभी मीटिंग होती है, कुछ होता है, तो आप उसको अपनी समस्या छोड़ दियो, मैं आपको उसका घंटे 2 घंटे में जब भी मुझे मौका लगेगा मैं उसका जवाब दूंगा। आपको कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं, तीनों ही पेंशन में आपके जवाब दूंगा। अगर कोई भी समस्या मैं आपकी घर बैठे ही सोल्व करूंगा। आपको न तो ब्लॉक में आने की आवश्यकता, अगर आना चाहते हो आ जाओ, स्वागत है आपका, लेकिन कोशिश करूंगा कि घर बैठे आपकी समस्या का समाधान हो जाए। एक चीज मैं आपको बताऊंगा, हमारी एक बहुत बढ़िया स्कीम है शादी अनुदान योजना। हमारी कुछ जो परिवार है वो गरीब परिवार है, अमीर के लिए तो देखो शादी ब्याह करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो अपने खुशी से पैसा खर्च करता है, लेकिन जिनकी आर्थिक पृष्ठभूमि कमजोर है
वो शादी में इतना खर्च नहीं कर पाते, समस्या रहती है। और क्योंकि सबका एक सपना होता है माँ बाप का कि हमारे बच्चों की शादी बढ़िया हो, हम भी धूमधाम से करें, तो सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई गई है शादी अनुदान की, जैसे पिछड़ा वर्ग शादी अनुदान, अल्पसंख्यक शादी अनुदान, समाज कल्याण विभाग में सामूहिक विवाह शादी अनुदान, एक श्रम विभाग में श्रम शादी अनुदान योजना चलती है। इन सभी योजनाओं का भी आपको लाभ लेना चाहिए। इसमें सभी में आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। थोड़ा सा प्रक्रिया बताता हूँ। एक जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, मुस्लिम वर्ग को छोड़कर पिछड़ी जाति के जितने भी लोग हैं, अगर उनकी कोई बेटी है और उसकी शादी उनको करनी है, तो शादी के 3 महीने पहले और शादी के 3 महीने बाद उसमें आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन होगा, उसमें सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे, आधार कार्ड वगैरह, लड़का जिसके साथ शादी हो रही है, जो लड़की का पिता है वही इसमें आवेदक होगा, तो उसमें आवेदन किया जा सकता है। और उसमें 20,000 रुपये मिलेंगे। उसमें जब स्वीकृति होगी तब उसमें बाद में अकाउंट में लड़की के पिता के आ जाएंगे। एक दूसरी हमारी स्कीम है दिव्यांग शादी अनुदान की भी स्कीम है। अगर कोई दिव्यांग लड़का है और वह शादी उसकी किसी दिव्यांग लड़की से हुई है, तो उनको 35,000 रुपया मिलता है। अगर केवल लड़की दिव्यांग है तो उसको 20,000, लड़का दिव्यांग है 15,000। ये भी बहुत अच्छी स्कीम है। एक हमारी सामूहिक विवाह योजना है, उसमें भी अब ऑनलाइन आवेदन होना शुरू हो गया। उसमें 51,000 रुपये मिलते हैं। 35,000 रुपया तो उसमें मिलेगा नगद, और बाकी का मिलेगा उसमें 10,000 का जो दहेज वगैरह का सामान होता है, दहेज का तो नहीं कहना चाहिए, उपहार आप कहेंगे उसको, बक्सा है और कुछ आभूषण वगैरह होते हैं वो मिलेंगे। और 5,000 रुपया उसमें जो आप वहाँ सामूहिक विवाह में जो खाना पीना होता है वो उसमें 5,000 रुपया उसमें वहाँ खर्च हो जाता है। एक 55,000 की श्रम अनुदान की स्कीम होती है। अगर किसी के पास श्रमिक कार्ड है और उसकी बेटी की शादी होनी है, वहां वो आवेदन कर सकता है, उसमें भी 55,000 रुपया मिलता है। तो हमारी जो इस तरह की स्कीम है उनका भी आप लाभ उठा सकते हैं। और इन सभी योजनाओं की जानकारी जो मैंने आपको बताई, क्योंकि एक बार बताने में ध्यान नहीं रहता, आप हो सकता है दिमाग से स्किप कर जाए चीज, मैं जो आपको व्हाट्सएप नंबर दूंगा, आप किसी भी समय 24 घंटे अपना मैसेज छोड़ दीजिए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा, पूरी की पूरी जानकारी दूंगा कि आप इस साइट में जाओ, वहां आवेदन कराओ। जो भी आपकी समस्या रहे, जन सेवा केंद्र वाला फार्म ना भरना चाह रहा हो, हमने क्या किया, जन सेवा केंद्र वालों का भी एक ग्रुप बनाया हुआ है। हमारे पूरे जनपद में 800 जन सेवा केंद्र संचालक है, उन पर सब पर मेरे मैसेज जाते हैं। अगर मैं कोई ऐसी दिक्कत आ रही है, जन सेवा केंद्र वालों को कह देना कि ऐसे ऐसे एक वो है, उन्होंने बताया था कि ऐसे ऐसे मैसेज देख लो, वो सब समझ जाएगा और आपका आवेदन कर देगा। एक बहुत अच्छी स्कीम मैं आपको बताऊंगा। अगर किसी बच्चे के माता पिता की मृत्यु हो जाती है, या माँ उसकी तलाकशुदा है, तलाकनामा होना चाहिए, या बच्चा विकलांग है, या बच्चे के माता पिता विकलांग है, या बच्चे के जो पिता है या माता उनमें से कोई जेल में चला गया, और इसमें बहुत सारी श्रेणी आती है। कोई बच्चा भिखारी है, सड़क पर आपने देखा है, या उसको कोई ऐसा गंभीर रोग हो गया, बच्चे के पिता को कोई गंभीर रोग हो गया, जैसे कुछ गंभीर रोग हमारे कैंसर वगैरह, एड्स वगैरह, कुछ जानलेवा रोग होते हैं जिनमें मृत्यु निश्चित ही होती है। तो जो ऐसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं वो भी इस श्रेणी में आएंगे। और इसके अलावा इसमें कुछ श्रेणी ऐसी है जैसे बाल भिक्षावर्ती, एक बाल वेश्यावर्ती, अगर कुछ ऐसा कहीं कुछ आपको दिखता है तो इसमें हमारी 17-18 श्रेणी है। इसमें रेडी पटरी पर काम करने वाले मजदूर भी आते हैं इस श्रेणी में, लेकिन वो जायज दिखना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो गलत तरीके से फार्म भर दे, उसमें जायज होना चाहिए, वो गरीब वास्तव में होना चाहिए। तो 17-18 श्रेणी के लोग हैं, उसमें उनके बच्चों का फार्म भरा जाएगा। परिवार में अधिकतम 2 बच्चों का फार्म भरा जाएगा। इस स्कीम को बोलते हैं स्पॉन्सरशिप स्कीम। इसमें 4,000 रुपया प्रति महीना बच्चों को दिया जाएगा, यानी एक परिवार में एक महीने में 8,000 रुपया। ये स्कीम अभी आई है, पहले भी थी, लेकिन अभी इस स्कीम पर बड़ा जोर दिया जा रहा है। अगर कोई ऐसा बच्चा हो, आप उनका भी इस स्कीम में आवेदन करवाओ। आपको इसकी पूरी जानकारी अगर चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप बता देना, मैं आपको फार्म भी भेज दूंगा। जन सेवा केंद्र पर जाना, उसका ऑफलाइन फार्म निकलवा देना, ऑफलाइन फार्म भरा जाता है इसका, और ये कहाँ जमा होगा वो सारी चीज मैं आपको बता दूंगा। तो तमाम तरीके की जानकारी है। और राशन कार्ड से संबंधित भी बहुत सारी चीजें हैं। राशन कार्ड भी अब सभी के बनाए जाएंगे। और हमारे जैसे शौचालय के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में इन्होंने हमारे एडो साहब ने बताया। तो तमाम तरीके की स्कीम है, आप सभी स्कीम का लाभ ले सकते हैं। और आपको जो भी समस्या है, एज ए वीडियो इस नंबर पे मैं आपकी सारी समस्या सुनूंगा। आप बेझिझक और अपनी समस्याओं को रखिए, उनका समाधान होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप मेरा नंबर नोट कर लो, 8791491011। 1-2 आदमी नोट कर लो, फिर आपस में शेयर कर लेना। 87 91 49 10 11।
ये नंबर है। और हमारी पंचायत सहायक है, इनके भी पंचायत सहायकों के ग्रुप बने हुए हैं, इनके पास खबर जाती रहती है जिले से सारी की सारी। आप इनसे भी ये नंबर ले सकते हो, इस नंबर पर सारे